था ना, तो एक बहुत ही अच्छा एकदम क्लिक हुआ और बहुत सुखदायी लगा वो कि जो रूप गुण स्वभाव धर्म की हम बात करते हैं, तो गुण से जो स्वभाव के बीच का जो कनेक्शंस एक थोड़ा समझ में आया कि जो गुण है तो जो परस्परता में जो प्रभाव है और जो परस्परता में प्रभाव है उसका एक प्रयोजन है। तो वो जो उपयोगिता पूरकता है वही अल्टीमेटली स्वभाव है और स्वभाव ही मौलिकता है। और वो मौलिकता जैसे समाधान के साथ जीने में आ जाए वही आचरण है। तो उसका एक कनेक्शंस देख पाया, बहुत ही बढ़िया एकदम वो लगा। बहुत सुंदर। एक परिभाषा भी है, गुणों की उपयोगिता ही स्वभाव है। गुण जो है वो परस्परता में प्रभाव है और उसकी तो एक तरीके से हम उसका सार निकाल रहे हैं गुणों का, वो स्वभाव है। बहुत बढ़िया। तो एक बार हमने तीनों चैप्टर्स को पढ़ लिया है ना, 8, 9 और 10 को, और इनको ही अपन कल सुबह और एक बार देख लेंगे। तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा। ये सब एक्चुअली एक तरीके से रिपीटिशन ही है ना। दो ही प्रकार की सच्चाइयां हैं अस्तित्व में। एक तो अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व है, तब जो कुछ है वो सह अस्तित्व स्वरूप में है, और वो सत्ता में संपृक्त प्रकृति है। एक सच्चाई है सत्ता और दूसरी है प्रकृति। कैसे करेंगे उसको? हाँ, उसको थोड़ा अगर वॉल्यूम, हवा आ रही है ना, उससे हो रहा है। नहीं, ये इधर ही है ना, कुछ हवा से हो रहा है। अभी ठीक है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, शायद सांस की आवाज है या फिर वो पंखे की आवाज से है। हाँ, अगर हाँ, अभी ठीक हो रहा है, अभी ठीक हो रहा है। गुड। तो देखिए, सत्ता जो है वो अपने आप में एक स्थिर वस्तु है ना। सत्ता में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई ये क्रिया नहीं कर रही है, और प्रकृति जो है वो क्रिया कर रही है, इकाई स्वरूप में है।
ठीक। सत्ता में संपृक्त प्रकृति जो है वो अपने आप में स्थिर चीज है, यानी जो कुछ भी अस्तित्व है वो उसमें ना तो ये कुछ भी घटबढ़ नहीं हो रहा है, मतलब कोई चीज उसमें से नाश हो जाती हो ऐसा नहीं है, और कोई चीज नई बन जाती हो ऐसा भी नहीं है। तो जिस अस्तित्व में हम रह रहे हैं, जिसके हम अविभाज्य अंग हैं, वो अपने आप में एक स्थिर वस्तु है ना। यही एक्चुअली इसी को ही, अस्तित्व को ही सत्य कहा है। ये नाशविहीन गुण के साथ में, अस्तित्व की एक परिभाषा है नाशविहीन गुण। इसका कभी भी नाश नहीं होता, ये स्थिर है। कोई एक चीज को हमें स्थिर करना होगा। अनुभव में अस्तित्व ही अनुभव में आ रहा है, ये सत्य ही अनुभव में आ रहा है, स्थिर वस्तु अनुभव में आ रही है ना। तो यहां प्रतिपादन ये कह रहे हैं कि हमको जो परिवर्तनशील संसार दिख रहा है, मूल में वो स्थिर है ना। मूल में वो स्थिर है। प्रकृति जो हमको अनेक रूपों में दिखाई दे रही है, जिसमें परिवर्तनशीलता दिखाई दे रही है, विकास और ह्रास दिखाई दे रहा है, मूल में वो स्थिर है ना। तो ये एक स्थिर वस्तु है। केवल सत्ता ही अनुभव में नहीं आ रही है, प्रकृति भी अनुभव में आ रही है। केवल सत्ता ही अनुभव में नहीं आ रही है, प्रकृति भी अनुभव में आ रही है। संपृक्तता का मतलब क्या है? डूबा, भीगा और घिरा। डूबा होने का मतलब क्या है? कि उसके इकाई के क्रिया करने के लिए हमेशा स्थान उपलब्ध है ना। इसीलिए बोला डूबा होने से क्रियाशील। इकाई को क्रिया करने के लिए हमेशा स्थान उपलब्ध है, और वो स्थान सत्ता है ना। अभी हम सत्ता एक वास्तविकता है, सत्य एक वास्तविकता है, इसको हम मान के शुरू कर रहे हैं, है ना। इसका हमको भास किस रूप में हो रहा है? परस्परता के बीच में खाली स्थली के रूप में। अभी हम उसको आभास की जगह में ले जा रहे हैं, ताकि हम उसके तर्कों को लेके स्पष्ट हो सके। फिर हमने आज जो बात किया था, सत्ता आगे अनुभव में कब आएगा? जब प्रकृति व्यवस्था स्वरूप में हमको समझ में आएगा, है ना। और अपना भी व्यवस्था में होना समझ में आएगा। फिर है घिरा होना। तो देखिए, इकाई के रग रग में जो है सत्ता है, तो कभी भी इकाई का कोई टुकड़ा आपस में टकरा नहीं रहा है, उसके बीच में हमेशा सत्ता मौजूद है। और दो इकाइयों के बीच में भी सत्ता मौजूद है ना। तो इस विधि से ना तो इकाई एक दूसरे को किसी भी तरीके से काट नहीं पा रही है ना। ना तो इकाई के अंग जो है वो बने हैं वो एक दूसरे को काट पा रहे हैं। तो इसीलिए कहा घिरा होने से नियंत्रण है।
और भीगा होना से ऊर्जा संपन्नता है। सत्ता स्वयं ऊर्जा है। ये एक बेसिक कंडीशन जो है प्रकृति के साथ में है कि प्रकृति इसमें डूबी भीगी घिरी है। सत्ता जो है वो इसको डुबा नहीं रहा है ना, भिगा नहीं रहा है, ये भीगा है ना। सत्ता उसको घेर नहीं रहा है, कर्ता के रूप में हम उसकी वो नहीं है, वो उसमें घिरा है। इकाई सत्ता में संपृक्त होने के कारण सत्ता की प्रेरणा पाया रहता है। सत्ता इकाई को प्राप्त है ना, इसको प्राप्त करना नहीं है, जबकि हर इकाई दूसरे के लिए प्राप्य है। दो शब्द बन गए, प्राप्त। सत्ता हमेशा प्राप्त है। तो एक ये बेसिक कंडीशन जो है ये डिफॉल्ट कंडीशन है, मतलब अस्तित्व के होने मात्र से डूबा भीगा घिरा है। अब कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि सत्ता ने कुछ किया, ये वाली भाषा नहीं बनेगी, है ना। अब ये जो ऊर्जा संपन्नता है, इससे इकाइयों में ताकत है, यानी बल संपन्नता है। और बल संपन्नता से उनमें क्रियाशीलता है। ये एक लॉजिक बेसिकली बाबा जी देते हैं कि उनमें एक मूल ऊर्जा संपन्नता है जिससे उनमें ताकत है, ताकत से क्रिया है। और ये क्रिया जो है ये तीन चीजों का सम्मिलित स्वरूप है। श्रम, गति और परिणाम, है ना। तो क्रिया जो है एक ऐसी, अब आप ऐसी कल्पना करके देखिए, एक पूर्ण अक्षय स्रोत के रूप में भीगी हुई कोई चीज है, अक्षय रूप में उसको ऊर्जा प्राप्त है। अब ये क्रिया कर रही है, कुछ नया इसके अंदर क्रिएट हो नहीं रहा है, सत्ता में पूर्ण में गर्भित है, यानी अब उसमें पूर्णता की प्रेरणा उसके अंदर स्थापित हो गई। तो इसलिए एक वाक्य बाबा जी इस प्रकार से कहते हैं, पूर्ण में गर्भित होने के कारण प्रकृति में पूर्णता की दिशा बनी है। जैसे ऐसे सोचें कि पूरी प्रकृति जो है वो सत्ता रूपी गर्भ में है। जैसे गर्भ में शिशु बढ़ता है पूर्णता की तरफ, वैसे ही प्रकृति जो है वो सत्ता में संरक्षित है और वो
पूर्णता की ओर अग्रसर है। भैया उसमें वो गिरा वाला जो बात हुआ था, नियंत्रण काट कर, वो एक बार वो मेरा बेटा आया था तो वो छूट गया मेरा कनेक्शन। गिरा जो नियंत्रण वाली बात की, हर स्तर के ऊपर आप इकाई को देखें, है ना। जैसे मान लो एक परमाणु है, मान लो ये एक परमाणु है, तो इसको अगर आप यहां पे इस अंश को भी काटेंगे तो भी उसके ऐसा उनके बीच में भी सत्ता मौजूद है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि इसके टुकड़ा, इसको इकाई का एक टुकड़ा दूसरे को वार कर पा रहा है या काट दे रहा है। इस प्रकार से वो घिरा है, हर स्तर के ऊपर सत्ता से घिरा हुआ है। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर के ऊपर देखें या स्थूल से स्थूल स्तर के ऊपर देखें, आकाश गंगाओं के बाहर देखें तो भी सत्ता है, परमाणु अंश के अंदर भी सत्ता है। तो इस प्रकार से वो सत्ता से घिरा हुआ है, उसमें नियंत्रित है। भैया अंश का क्या हाल है? अंश के आसपास घिरा समझता हूं, अंश बोल रहा हूं। अंश के अंदर भी अभी अंश के बना अंदर ही होगा। अंश के अंदर अगर आर पार है तो उसका मतलब ये हो गया कि फिर अंश भी तो अंश नहीं है। ठीक बात है। तो सब पूरा खेल तो व्यापक का ही हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है ना, कुछ तो पदार्थ है। अब आप बोल रहे उसके भी तो आर पार है। हाँ है, पर पदार्थ का नाश नहीं है। ये आपने उसके आर पार देखा, बट ये तो फिर भी ये चीज तो बनी ही हुई है ना। परमाणु के आर पार तो मैं समझता हूं, ताकि अंश घूम पाए। आप पहले ये देखिए, ये मान लो एक भौतिक वस्तु है, इसके बाहर सत्ता है। अब हमने क्या किया, इसके दो टुकड़े कर दिए, है ना। इसके दो टुकड़े कर दिए, मान लिए एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है। तो हमने कहा ये इसके यहां भी सत्ता है, यहां भी सत्ता है। मान लीजिए इसके भी अपन ने दो टुकड़े कर दिए, फिर भी हमने पाया कि ये इसके भी एक सत्ता है। हम टुकड़े करते करते परमाणु तक पहुंच गए, परमाणु तक भी पहुंच गए तो भी हमने पाया सत्ता से सत्ता है। फिर परमाणु के भी देखा हमने, परमाणु भी एक ठोस बॉल के रूप में नहीं है, वो एक्चुअली नाभिक है और परिवेशीय अंश है। तो देखा परिवेशीय अंशों के बीच में भी सत्ता है और नाभिक के चारों तरफ। अब नाभिक का भी हम विखंडन कर दिए मान लो, तो देखा तो चाहे उसको गणितीय विधि से किया चाहे प्रयोग विधि से किया, तब भी हमने देखा कि उसके बीच में सत्ता है। तो हमको तर्क रूप में, कल्पना रूप में यह स्वीकार होता है कि प्रकृति की इकाइयां के बीच में हर स्तर के ऊपर सत्ता मौजूद है। वो मुझे स्वीकृत है, मैं अंश पर अटका हुआ हूँ। अंश को जो है अभी अंश के आर पार भी कर दे, मतलब तो ये हो गया कि अंश के भी छोटे अंश है। नहीं तो स्पेस घुसेगा कैसे, अथवा स्पेस के अंदर ये सब घुसेंगे कैसे? नहीं, इसमें ऐसा है, इसको इस तरह से सोचिए कि घुसना नहीं है, इकाई जो है वो घुसा ही हुआ है। वही मैं भाषा बदल दिया कि घुसा हुआ ही है, राइट। पर जहाँ भी स्पेस घुसा हुआ है, स्पेस के अंदर इकाई घुसी हुई है, मतलब कि कुछ फिर अंश भी बचेगा नहीं। अंश के अंदर भी अगर घुसा हुआ है तो उसमें भी अंश है, सब जगह है। तो पूरा खेल तो व्यापक का ही हो गया, अंश का कोई रोल ही नहीं रहा। वही अपन आगे बात कर रहे हैं, अंश के रोल में अपन यहां पर आ रहे हैं। अभी हम अंश के रोल में आ रहे हैं, मतलब इकाई के रोल में हम आ रहे हैं। ये जो इससे सत्ता से ऊर्जा संपन्नता हुई, उससे अंशों में बल संपन्नता हुई,
और उससे ये मिलकर कुछ क्रियाशील हुए। अब ये संयुक्त रूप में क्रिया कर रहे हैं। इकाई क्रिया जब भी होगी तो संयुक्त रूप में होगी, और क्रिया का पहला व्यवस्था का स्वरूप है परमाणु। और क्रिया को हमने 3 भागों में पहचाना, या 3 आयाम उसके पहचाने: श्रम, गति और परिणाम। 1 मिनट ये बात को पूरा कर दें। श्रम का मतलब है किसी भी क्रिया में, अब यहां पे अंश की बात नहीं कर रहे हैं, अंश मिलके एक परमाणु बनाए हैं, है ना, परमाणु मिलके एक अणु बनाए हैं, अणु मिलके, वो सब क्रिया है। श्रम है यथास्थिति से उन्नत यथास्थिति पाने का प्रयास, हां, चेष्टा। यानी प्रकृति में जो भी इकाई है, जो भी क्रिया है, वो उसकी जो यथास्थिति है उससे उन्नत यथास्थिति को पाने के लिए वो चेष्टित है। ये उसका श्रम का आयाम है। गति का मतलब क्या है? हाँ, परिणाम, परिवर्तन, है ना, विकास और ह्रास। परिणाम तो शायद ये ठीक रहेगा। भागीदारी, और परिणाम का मतलब क्या है? गठन। प्रकृति की हर इकाई एक गठन है, एक निश्चित गठन है। प्रकृति की इकाइयां जो हैं वो इन 3 के संयुक्त रूप में देखी जा रही हैं। उनमें किसी उन्नत यथास्थिति को पाने की चेष्टा है, वो किसी आचरण को व्यक्त कर रही हैं, और उनका कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हमको कोई इकाई नहीं मिलेगी। इसको अपने अंदर कैसे पहचाने? हम भी तो प्रकृति की इकाई हैं, है ना। हम अपने आप को प्रकृति की इकाई के रूप में मान सकते हैं ना। तो हम में श्रम का क्या स्वरूप है? हम में किस चीज का श्रम बना हुआ है? हम कुछ सुख चाहते हैं, हम निरंतर सुख चाहते हैं, हम जो भी स्थिति में हैं उससे बेहतर स्थिति चाह रहे हैं। ये हमारे अंदर श्रम बना हुआ है। परिणाम का मतलब सामान्य है, गठन। जैसे मैं जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में एक परिणाम। पत्थर एक परिणाम है। परिणाम का मतलब एक यथास्थिति है, गठन या यथास्थिति। यहां पर उसका ये अर्थ है। प्रकृति का क्रिया का स्वरूप अपन अध्ययन कर रहे हैं। प्रकृति की हर क्रिया में श्रम मिलेगा, गति मिलेगा और परिणाम मिलेगा। है ना। मानव में ये मिल रहा है, इससे पहले की स्थितियों में भी मिल रहा है। पेड़ पौधों में भी कुछ श्रम बना हुआ है, पेड़ पौधों में भी कुछ गति है, पेड़ पौधों का भी कुछ गठन है। जीव जानवरों का भी कुछ श्रम है,
कुछ गति है, कुछ परिणाम है। तो ये श्रम गति परिणाम से अनेक यथास्थितियां प्रकृति की हमको दिखाई देती हैं। तो मूल में सत्ता में संपृक्त प्रकृति जो है अब हमको अनेक यथास्थितियों के रूप में हमको दिखाई दे रही है। बिल्कुल, हर बहुत सारी यथास्थितियां हैं। क्या यथास्थिति है? पदार्थावस्था एक यथास्थिति है, प्राणावस्था एक यथास्थिति है, जीवावस्था एक यथास्थिति है, भ्रमित ज्ञानावस्था एक यथास्थिति है, जागृत ज्ञानावस्था एक यथा। ये सब प्रकृति की स्थितियां हैं, प्रकृति की यथास्थितियां हैं, और हर यथास्थिति की निरंतरता है। पत्थर बना ही रहता है, पेड़ पौधे बने ही रहते हैं, जीव जानवर बने ही रहते हैं। तो प्रकृति का हम दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति का दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने कहा प्रकृति जो है वो सत्ता में संपृक्त है। सत्ता में संपृक्त होने के कारण ये इसको सत्ता प्राप्त है, और ये डूबा भीगा गिरा है, जिससे उनमें श्रम गति और परिणाम पाया जा रहा है, और इससे उनके अंदर एक प्रकार से साम्य ऊर्जा में संपन्न होने के कारण उनमें कार्य ऊर्जा है। कार्य ऊर्जा के फलन में अग्रिम यथास्थिति बन रही है। तो देखिए, सत्ता जो है वो मूल रूप में प्राप्त है, वो उसका एक्शन जो है वो प्राप्त होने के रूप में ही है। सत्ता की अवेलेबिलिटी ही पर्याप्त है, बाकी सारा खेल, एक्चुअली भैया जो कह रहे थे सत्ता का खेल है, एक्चुअली खेल क्रिया का हो रहा है। सत्ता प्राप्त है। आ गए भैया, आ रहे। प्यास सब में है बोलते हैं, हाँ, है ना? जो पूर्णता की प्यास की बात हो रही है, हाँ, तो अंश में भी है, मानव में तो है ही। बिल्कुल, स्वरूप बदलता गया है। हाँ, प्रकृति का स्वरूप बदलता गया है। प्रकृति हमको अनेक स्वरूप में प्राप्त है। हम लोग आपके प्रश्न की बात कर रहे थे कि खेल सत्ता का है या खेल क्रिया का है। खेल क्रिया का है, लेकिन वो सत्ता में सारा खेल चल रहा है। शायद ये भाषा उतनी ठीक नहीं है। नहीं भैया, वो क्रिया तो इकाइयों की हो रही, वो तो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जब अंदर अंदर बिल्कुल सूक्ष्मतम चलते चाहते हैं तो कहीं पर फिर अंश का तो दिखता ही नहीं अस्तित्व। अल्टीमेटली ऐसा ही लगता है कि सभी जगह व्यापक ही व्यापक है। व्यापक सभी जगह है, इस बात में कोई शंका नहीं है। हाँ, उसके लिए हमको शुक्ला जी बनने की जरूरत नहीं है स्पेस में जाने के लिए। स्पेस में हम हैं ही। वाह भाई वाह, शुभांशु है ना? तो स्पेस में तो हम हैं ही। स्पेस से हमको स्पेस में जाने, कहीं जाने की जरूरत नहीं है हमको स्पेस में होने के लिए, है ना? तो व्यापक वस्तु सभी जगह, हम उसको रिडक्शनिस्ट मेथड से अप्रोच कर रहे हैं कि इसको काटते जाएंगे तो हम एक जगह ऐसी जगह बचेगी जहां पे केवल सत्ता बचेगी। हम ऐसा कहना चाह रहे हैं। अंश के अंदर घुसेंगे वहां भी तो फिर हाँ, ये जबकि यहाँ पे रिडक्शनिस्ट मेथड की जगह हम कह रहे हैं वो मेथड से एक्चुअली होता नहीं है। एक्चुअली आदर्शवादी विधि में ऐसे ही चले कि क्रिया को हम नकारते चले गए, अंत में मूलतः सत्ता ही बचा। भैया इसमें भैया ऐसा कहेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी पार्ट है उसको सॉलिड समझ रहे हैं और वो सॉलिड में सत्ता नहीं घुस रही है, बराबर? मतलब नहीं, अंदर सत्ता नहीं है। तो इसकी वजह से मतलब समझो कि जितना जितना जैसे जैसे भी इसका छोटा पार्ट करते जाएंगे तो सब जगह पे सत्ता है, तो फिर वो लॉजिक फिर वो हिसाब से बैठता है। तो वैसे तो क्या है कि उसकी पारगामियता फिर रहेगी ही नहीं।
ठीक बात है। हाँ, तो पारगाम्यता है, इसका मतलब क्या है कि वो आर पार है ही, आर पार है। हाँ, ये तो हमको इस जगह पे एक्चुअली सत्ता में संपृक्त प्रकृति को हमको यहां पर ही बैठाना है, इस जगह पर उसको स्थिर करना है। इसके आगे का खेल क्रिया का है। हाँ भैया इसमें साइंस जो कहता है क्वार्क जो फंडामेंटल यूनिट, वो यहाँ पे किसी तरह फिट बैठता है या वो थियरी भैया एकदम अलग मैंने है? उसको पढ़ा नहीं है, मेरे को वो लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स को कुछ बताने का कोशिश किए हैं, कुछ 26-27 कुछ पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई किए हैं। अब यहाँ पर बाबा जी जो कह रहे हैं कि परमाणु अंश सभी एक ही प्रकार के होते हैं, है ना, तो मेरा एक कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं है इनको, क्योंकि दो को अध्ययन करने के लिए पहले आपको दोनों की टर्मिनोलॉजी को मैप करना पड़ेगा, है ना। तो अभी अपन इसके कॉन्टेक्स्ट में एक बार देख लेते हैं, है ना, फिर एक बार शोध होने के बाद में हम कुछ कह पाएंगे। हाँ भी बिल्कुल, ये निश्चित है। कुछ भी इकाई जो है वो अन्य से बना हुआ हम पा ही सकते हैं, उसको और विभाजित किया ही जा सकता है। जैसे डाल्टन ने एक दिया था एटॉमिक मॉडल, उसमें उन्होंने कहा था कि मिनिमम रूप में एटम्स जो हैं वो एक बॉल्स जैसे हैं, उसको आगे विखंडित नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसा उन्होंने एटम की मॉडल दिया था कि चीजें जो हैं वो एक छोटे छोटे बॉल्स के रूप में बनी हैं और वो बॉल को हम एटम कहेंगे, ऐसा डाल्टन ने मॉडल दिया। फिर थॉमसन ने आया, उसने उसको बोला कि नहीं, एक्चुअली एटम के अंदर तो बीच में खाली स्पेस भी है ना, तो उसमें कुछ नाभिक है और कुछ परिवेशी है। तो थॉमसन ने एक मॉडल दिया, फिर उसके बाद नील्स बोर ने एक मॉडल दिया ना। तो अभी नील्स बोर का मॉडल कुछ मानते हैं और फिर उसके बाद में क्वांटम वालों ने कुछ मॉडल दिया है। तो ऐसे अनेक मॉडल्स एक्चुअली चल रहे हैं। बाबा जी का ये कहना था कि ये बहुत सारी थ्योरीज क्यों पढ़ाते हो, फाइनली निष्कर्ष पे पहुंच के निष्कर्ष को पढ़ाओ है ना। तो वो उनका ये कहना था कि मतलब ये क्या मतलब हुआ कि भाई आप कंक्लूड कर पाए, शिक्षा के अंदर निष्कर्षात्मक चीजों को पढ़ाना चाहिए या प्रयोगात्मक चीजों को पढ़ाना चाहिए। जो मानव जाति निष्कर्ष पर पहुंची है कि वस्तु ऐसी है, इस प्रकार से परिभाषित है, उसको पढ़ाने का अधिकार बनता है। जबकि हम ये कह रहे हैं कि हमने इतने इतने तरीके से सोचा है, वो सारा का सारा हम अपने बच्चों में भी भर देते हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। तो बेसिकली अभी मेरे पास में उसका उत्तर नहीं है, क्वार्क्स थ्योरी और बाबा जी जो कह रहे हैं इसका क्या मैपिंग है ना। यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने बेसिकली बताया है कि मूलतः सत्ता के प्रेजेंस के बारे में बताया है, एटम के होने की स्वीकृति बताया है, एटम को पार्टिकल्स से बने हुए को बताया है, एटम में पूर्णता की दिशा है ये नई चीज बताई है, परमाणु में विकास होता है ये एक नई चीज बताई है, परमाणु में गठन पूर्णता होती है ये एक नई चीज बताई है, फिर उसके बाद में क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता होती है ये भी एक नई चीज बताई है ना। बाकी परमाणु के स्वरूप में जो एक्सपेरिमेंटल रूप से जो पहचाने हैं उनको अपने को नई व्याख्या देना होगा, क्योंकि जो साइंस ने पहचाना ऐसा नहीं वो लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ उस आधार पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया गया है, तो वो सब चीजें जो हैं वो सही हैं, है ना। जैसे चाहे वो ऑप्टिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ट्रांजिस्टर्स वगैरह जो कुछ भी डेवलप किया गया है वो किसी फिनोमिना को ऑब्जर्व करके ही किया गया है। बट बाबा जी का ऐसा कहना था कि विज्ञान का तकनीकी पक्ष सही है, ज्ञान पक्ष ठीक नहीं है। मतलब जो उन्होंने टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट को पकड़ा है वो ठीक है, लेकिन जिस आधार पे प्रयोजन को नहीं बता पा रहे हैं वो एक्चुअली ठीक नहीं है। ऐसा एक लाइन लेकर अपन चल सकते हैं।
शैलेंद्र भाई आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। ये जो हम बल संपन्नता बोलते हैं तो वो एक्चुअली परमाणु के बल संपन्नता की बात है, राइट? हाँ, मतलब अगर परमाणु की इकाई है तो परमाणु बल संपन्नता होगी, परमाणु अंशों में भी बल संपन्नता है ना? तो हर इकाई जो भी ऊर्जा संपन्न है उसमें कुछ ताकत भी है। ऊर्जा संपन्न मतलब व्यापक वस्तु साम्य ऊर्जा के रूप में प्राप्त है, ये प्राप्त होने से उसमें क्रिया करने के लिए ताकत है। नहीं, स्थूल रूप में मेरा प्रश्न वहां से आया था कि शरीर या हम जो जीवन की बात करते हैं तो शरीर को तो जो आहार मिल रहा है उससे उसको ऊर्जा मिलती है, लेकिन जो जीवन को जो बल मिल रहा है वो यहां से मिल रहा है, और ये वो जीवन परमाणु की बल संपन्नता की हम बात कर रहे हैं। ये मेरा प्रश्न था, ये ठीक है क्या? नहीं, पूरी तरीके से नहीं। इसमें उन लोग मतलब जो लॉजिक एक्चुअली दे रहे हैं, कोई भी इकाई को मूल ऊर्जा प्राप्त है, उससे वो कुछ कार्य ऊर्जा को व्यक्त करती है। यानी जैसे परमाणु को कुछ ऊर्जा प्राप्त है, व्यापक सत्ता प्राप्त है, अब परमाणु जो है वो ध्वनि, ताप और विद्युत को व्यक्त करता है ना? अब ऐसे परमाणु जो है वो मिलके किसी आचरण को व्यक्त करते हैं, अणु के रूप में है, ऑर्गेनिजम्स के रूप में है। अब ऑर्गेनिजम्स का एक बिहेवियर है फूड, खाना, तो वो एक दूसरी प्रोसेस हो गया, है ना? तो मूल में क्रिया करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त है उसको हम कह रहे हैं साम्य ऊर्जा या मूल ऊर्जा, और उसके द्वारा उसकी जो अभिव्यक्ति हो रही है उसको अपन कह रहे हैं कार्य ऊर्जा। मानव में ये ज्ञान रूप में प्राप्त है और वो प्रकाशित कर रहा है कार्य ज्ञान को। जो भी हम कर सकते हैं वो एक्चुअली हमारे कार्य ज्ञान का प्रकाशन है। इसको बाबा जी ने फिर बेसिकली कहा, मूल ज्ञान को कहा ये व्यापक सत्ता ही है, कार्य ज्ञान को फिर उन्होंने 13 डिजिट्स के अंदर बताया, जो कहा कि 4 विषयों का ज्ञान, 5 संवेदनाओं का ज्ञान, 3 ऐषणाओं का ज्ञान और उपकार का ज्ञान। तो ये चीजें जो हैं वो आदमी करता है और इनके मूल में, हाँ, वो उसी सीमा में है, उसको आदमी ने पहचाना है। कार्य ज्ञान को भी अपन पहचाने हैं, एक दूसरे को हम जैसे कंप्यूटर सीखते हैं, प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, या फिर कुछ लकड़ी को काटना है, कारपेंटरी है ना, कोई जंगल से बीज बटोर के लाना है, खेती करना है, ये सब कार्य ज्ञान है। तो मूल ऊर्जा और कार्य ऊर्जा के बीच में दोनों अलग ही है, उसका कोई उसमें से वो रूपांतरित होता है ऐसा नहीं है? रूपांतरित नहीं होता ना, ये उसके अंदर केवल इसी स्तर के ऊपर वो प्राप्त रहता है। मूल ऊर्जा प्राप्त रहती है, मूल ऊर्जा प्राप्त रहता है। ओके, कार्य ऊर्जा वो सापेक्षता में जब क्रिया होती है, ओके, सापेक्षता में जो व्यक्त होता है वो मूल ऊर्जा ही होती है। मूल ऊर्जा कार्य ऊर्जा का आधार रहता है, नहीं तो हम ऐसा सोच जाएंगे कि सब कुछ व्यापक सत्ता ही है, फिर वो वेदांत हो जाएगा। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि इकाई में विकास होता है, और अभी हम क्रिया के 8 स्टेजेस को अपन समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्रिया का ही दर्शन करना है हमको।
व्यापक वस्तु प्राप्त है जिससे इकाई क्रियाशील है, क्रियाशील से होने से उसमें श्रम गति परिणाम है, उससे उसमें अनेक यथास्थितियां इकाई की बन रही हैं। ये व्यापक प्रकृति की इकाई यथास्थितियां हैं। अनेक यथास्थितियां किसकी हैं? ये असत्य नहीं है। तो भैया एक क्वेश्चन मेरा ऐसा भी बनता है कि जैसे गठन पूर्ण परमाणु है, उसके अंदर जो मन बुद्धि चित्त बुद्धि आत्मा, तो आत्मा भी एक अंश है, तो सारे अंश एक जैसे हैं, ऐसा बताया कि जैसे सारे अंश एक जैसे ही है, तो मन में जो 32 है, 2 8 18 32, तो वो 32 अंश और आत्मा अंश दोनों में कोई फर्क है? वो मध्यांश में और कोई फर्क नहीं है, केवल उसके स्थान के में होने के कारण वो आत्मा की क्रिया करता है, उसका स्थान का होने के कारण वो आस्वादन की क्रिया करता है। तो वो मध्यांश जो है, जो अभी सूर्य संकल्प बता रहे थे कि उसके भी आर पार व्यापक है, बिल्कुल। तो उसका भी विभाजन तो हो ही सकता है। विभाजन उसका गठन पूर्ण परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता। तो जैसे ऐसे मध्यांश तो जड़ प्रकृति में भी है, जैसे चैतन्य में ऐसे जड़ प्रकृति में भी, हाँ न्यूक्लियस है, तो वहां पे भी व्यापक का कोई अनुभव है। जैसे ये व्यापक का अनुभव करना आत्मा में ही क्यों है? वो ये केवल संभावना जीवन में ही है, और जीवन में भी मानव में ही इसकी संभावना है। वहां पर ज्ञान की बात ही नहीं है। जड़ प्रकृति में ज्ञान का संदर्भ ही नहीं है, ज्ञानावस्था में ही ज्ञान का संदर्भ है। तो यहाँ पे हमें दो मूलभूत जो वास्तविकता है उसको मान के ही आगे चलना है। बिल्कुल, वहां पर ऊर्जा ही है। जड़ प्रकृति के अंदर आइडेंटिटी ही नहीं है। आइडेंटिटी मतलब मैं का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अनुभव तो दूर रह गया। संयुक्त रूप में कुछ बन रहा है, मिट्टी, पत्थर, वहां पर आई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आई का कॉन्सेप्ट जीवन होने के बाद ही बना। जानवरों में भी आई का कॉन्सेप्ट नहीं है, शरीर के साथ वो तदाकार है। तो भी भैया वहां पे रुक रहे हैं। जैसे सबसे जो हम विभाजन करते करते जा रहे हैं, तो सबसे छोटा कोई अंश है? क्योंकि छोटा किसको माना है? मतलब अंश है तो बड़े गठन को भी अंश बोलेंगे। देखिए, बाबा जी ने बोला कि रुकने की जगह व्यवस्था है। उससे पहले आप कई चीजों को आप पहचान सकते हो, उनका नामकरण भी कर सकते हो, पर व्यवस्था के रूप में, मूलभूत इकाई के रूप में परमाणु को ही पहचाना जा सकता है। उससे पहले भी आप बहुत सारे नाम कर सकते हो। इसका इसके टुकड़े करे, इसके और टुकड़े करे, फिर और टुकड़े करने की जगह बनी ही रहती है ना। अभी साइंस ने, क्योंकि नॉर्मली हम ड्यूअल नेचर कभी पढ़ते हैं कि ड्यूअल नेचर में क्या होता है कि एनर्जी ही एटम में कन्वर्ट, मतलब मैटर में कन्वर्ट हो रही है, और मैटर ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहां पर एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर बोला है कि एनर्जी और मैटर इंटरचेंजेबल नहीं है ना। मूल जो ऊर्जा है वो अपने आप में व्यापक सत्ता है। इकाई ऊर्जा में नहीं बदल सकती, ऊर्जा इकाई में नहीं बदल सकता। इन दोनों के बीच में सामरस्यता, एक वाक्य मिलता है, इकाई और प्रकृति और सत्ता में सामरस्यता त्रिकालाबाद सत्य है। त्रिकालाबाद मतलब ये हमेशा ऐसा ही है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो इन दोनों के बीच में सामरस्यता है। ये एक स्थिरता, स्टेबल यूनिवर्स की अवधारणा देता है कि मूल में ये सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में सत्य है। अस्तित्व का मूल स्वरूप जो है वो ऐसा है। परिवर्तन अगर कहीं पर हो रहा है
तो वो हो रहा है प्रकृति के रूप और गुण में, और उससे प्रकृति की अनेक यथास्थितियां बनी हैं। प्रकृति के भी स्वभाव और धर्म जो हैं वो स्थिर बने हुए हैं। तो प्रकृति के स्वभाव और धर्म के आधार पर हम प्रकृति की स्थिरता और निरंतरता को पहचान रहे हैं। साइंस को तो हमने पहचाना ही नहीं, ऐसा हुआ ना अभी तो पूरी तरह। हाँ, अपन उस एनालिसिस में बाद में जाएंगे। अभी हम साइंस को अवहेलना भी नहीं करें, ना ही हम ऐसा कहें कि हम कुछ बहुत बड़ी चीज पा गए हैं जो साइंस नहीं पाया है। अभी उस जगह में अपन उस आर्ग्यूमेंट में नहीं जाए, है ना। अभी अपन ये कहने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी एक एंट्री ले रहे हैं, इस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दर्शन ने समग्रता को कैसे पहचाना है। फिर हम इस जगह पे पहचान पाएंगे क्या साइंस ने इस वास्तविकता को पहचाना या नहीं पहचाना। साइंस किस चीज को अस्थिर और अनिश्चित बता रहा है, जिसको बाबा जी कह रहे हैं ये स्थिर और निश्चित है। हमको उस जगह पर आना ही होगा। और हो सकता है साइंस जिस चीज को अस्थिर और निश्चित कह रहा है, बाबा जी उसके स्थिरता और निश्चयता के मध्यस्थ क्रिया के स्वरूप को पहचाने, जिसको साइंस ने नहीं पहचाना है। ऐसा बाबा जी का दावा हमको लगता है कि जो मध्यस्थ क्रिया है वो एक रिपीटिटिव क्रिया नहीं है, ये आवश्यकता के अनुसार संतुलित करता है। अब इसको आवश्यकता के अनुसार संतुलित करने को अनिश्चित आचरण बोलेंगे या निश्चित आचरण बोलेंगे। आचरण को बनाए रखने के लिए आवश्यकता के अनुसार बल को डालना या विकर्षित करना या आकर्षित करना, इसको अस्थिरता अनिश्चयता बोलेंगे या निश्चयता अस्थिरता बोलेंगे। बाबा जी इसको स्थिरता निश्चयता बोल रहे हैं। मुझे लगता है पूरा संदर्भ व्यवस्था के अर्थ में है। बिल्कुल। तो उन्होंने मूल में व्यवस्था के अर्थ में अस्तित्व की व्याख्या की है कि अस्तित्व में व्यवस्था का प्रयोजन है। ये व्यवस्था की शुरुआत परमाणु से है और ये जाके दिव्य मानव में व्यवस्था की पूर्णता हो रही है ना। जबकि साइंस की अप्रोच ऐसा लगता है कि विखंडनवादी रही है ना, रिडक्शनिस्ट रही है, ताकि हम वहां पर भी मूल आशय यह है कि अगर हम चीज को डिवाइड करते जाएंगे तो इवेंचुअली हमको एक कोई सॉलिड कोई चीज मिलेगी जिससे हम बाकी सब चीजों को फिर एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर हम देखें तो बाबा जी ने उस चीज को परमाणु के रूप में पाया और वहां पर मध्यस्थ क्रिया का स्वरूप को पाया, और वही मध्यस्थ क्रिया को उन्होंने अनुभव के अर्थ में मानव में देखा। तो अगर देखें तो बाबा जी विखंडन नहीं किए उसके बाद में, क्योंकि उसके बाद उसका कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता है। तो परमाणु को व्यवस्था के रूप में पाया और जीवन को एक चैतन्य इकाई के रूप में पाया, और चैतन्य इकाई का व्यवस्था के स्वरूप में होने का फिर व्याख्या दिया अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में। उन्होंने एक परमाणु भी पूरा मतलब एक समग्रता में देखा, परमाणु को समग्रता में देखा। तो एक्चुअली अपेक्षा तो साइंस की भी यही थी। तो जो भैया यहाँ नियंत्रण शब्द है, तो श्रम गति परिणाम पर नियंत्रण, वैसा ही हुआ ना, वही नियंत्रण। कौन सा वाला? जो गिरा है, हाँ। गिरा में नियंत्रण आ गया। हाँ। तो ये नियंत्रण यानी कि ये जो श्रम परिणाम गति है, श्रम गति परिणाम है, ये जो कॉन्सेप्ट है उस पर नियंत्रण, उसका नियंत्रण। अभी ऐसे तो मैंने नहीं सोचा, वही हुआ ना? सोचा नहीं, सोचना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हर प्रकृति की हर इकाई यही कर रही है, उसका नियंत्रण ऐसे ही हो रहा है। हाँ, तो ये नियंत्रण का आधार सत्ता के रूप में बना हुआ है। ऐसे मैंने इसको बैठाया हुआ है, बट मैं थोड़ा सोचूंगा आपकी बात पर।
तो अभी जो बात की है अपन उसको थोड़ा सा रिकैप कर लें। दो ही वास्तविकताएं हैं, सत्ता और प्रकृति। सत्ता मूल रूप में स्थिर है, प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता का स्वरूप जो है श्रम, गति और परिणाम है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है। मतलब मन वृत्ति में वृत्ति के सुनता है, मतलब वृत्ति चित्त की उस तरीके से। राइट। तो जड़ प्रकृति में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, जबकि चैतन्य प्रकृति में मात्रात्मक परिवर्तन स्थिर हो गया है। अब उसमें मात्रात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है ना। भैया दूसरा है कि अनेक यथास्थितियां बनी प्रकृति में, तो उसमें चैतन्य में भी कैसे यथास्थिति, अनेक यथास्थिति को कैसे देखें? फिर से बोलिए। आपने बताया कि प्रकृति में अनेक यथास्थिति बनती है, तो उसमें भी चैतन्य में अनेक यथास्थिति को कैसे देखें? आप देखिए, अनेक बौद्धिक स्थितियां अपने को दिखाई देती हैं, है ना। बौद्धिकता के विकास का क्रम है ही उस रूप में है। जीवनी क्रम में अनेक जीवन के अनेक यथास्थितियां हमको दिखाई देती हैं, है ना। तो उसका कारण भले ही ब्रेन का विकास और उसके पैरेलल में जीवन का भी विकास होता ही होगा, ऐसा मान सकते हैं। ये जागृति तक है। जागृति के बाद में उसकी पूर्णता है, पूर्णता की निरंतरता है ना। भैया मैं ये ज्ञान और कार्य ज्ञान के बारे में एक सोच रहा था। हाँ। कि हमने व्यापक को ज्ञान कहा। हाँ। अभी हमने 3 ज्ञान की बात की कि अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो जब हम जीवन में ज्ञान का जो स्थापना होना है, इसका मतलब कि ज्ञान है, अभी ज्ञान अवस्था की इकाई होने के कारण भी हम में ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमने ज्ञान को पहचाना नहीं है। ऐसे तो जीवन में जब ज्ञान होगा तो वो व्यापक के अनुसार ही ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि ज्ञान सब में एक समान ही होगा। बिल्कुल। तो फिर जो ये व्यापक को ही ज्ञान कहा, इसका मतलब कि मानव में कुछ ज्ञान होता नहीं है, वो ज्ञान का सिर्फ स्वरूप स्पष्ट होता है, ऐसा समझना ठीक है? ऐसा ही है, क्योंकि ज्ञान व्यापक ज्ञान है, इसका मतलब कि ज्ञान तो अवेलेबल है बिल्कुल अस्तित्व में अभी तक, लेकिन लोगों को ज्ञान इसके लिए नहीं हुआ परंपरा में, क्योंकि किसी ने सही ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट ही नहीं हुआ और वो मानव तक पहुंचा ही नहीं, और वो अभी जो कोई भी विधि है वो अभी तक हुई ही नहीं। ऐसा सोच सकते हैं उसको? मेरा भी ऐसा ही मानना है। ज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ, तो इसलिए हम ज्ञान जो है वो रहस्य में रह गया। व्यवहारिक, तात्विक और तीनों स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ ना। तात्विक में भी गैप हुआ, व्यवहार में भी गैप हुआ, और कुछ लोगों ने तात्विकता का दावा किया, लेकिन वो व्यवहार में प्रमाणित नहीं हुआ, तार्किकता में स्पष्ट नहीं हुआ। तो व्यवहारिकता और तार्किकता में स्पष्ट होता है, तो फिर उसका परंपरा बनने का कुछ जगह बनती है। बढ़िया। तो हमने देखा कि यहां तक पहुंच गए थे कि प्रकृति में अनेक यथास्थितियां बन गई। तो अब ये यथास्थितियां जो हैं, इनको हम 8 स्टेजेस के रूप में हम देख सकते हैं। एक, दो, 3, 4, 5, थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए, एट द मिनिमम अगर प्रकृति की क्रिया है, प्रकृति की इकाई है, तो उसमें क्रियाशीलता पाई जाएगी।
है ना, चाहे परमाणु हो, पेड़ पौधे हो, पत्थर हो। तो पहला स्टेज जो क्रिया का हमको दिखाई दे रहा है वो है पत्थर, हवा, ये सब चीजें, है ना, पानी। तो इसको हम अपनी भाषा में बोलेंगे तो पदार्थावस्था और प्राणावस्था। इनमें क्रिया तो दिखाई दे रही है। क्या इनमें ब्रेन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, तो पदार्थावस्था और प्राणावस्था में सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है। ये कुछ भी सोच के कर नहीं रहे हैं, है ना। क्या इनमें जीवन है? दूसरा स्टेज जो है वो हम मान लेते हैं जो स्वेदज संसार है ना। स्वेदज संसार किसको बोल रहे हैं? कीड़े मकोड़ों को। यहां पर क्रिया पाई जा रही है। ब्रेन का आरंभिक स्वरूप है ना, अविकसित ब्रेन है। जीवन नहीं है। ये कहा तो जीवावस्था में ही जाएगा, ठीक है। स्वेदज जीवावस्था में है। ये भी एक वाक्य आता है। स्वेदज को हम प्राणावस्था में नहीं काउंट कर सकते। जब भी ब्रेन का शुरुआत हो गया वहां से मांस रचना की आरंभिक शुरुआत है। वहां जीवन नहीं है। ये एक काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक है। बट इसका अगर कैटेगराइजेशन अपने को दर्शन में जो मिलता है वो एक्चुअली ब्रेन का, जहां पर मैं आपको वो उसका वो लाइन भेजूंगा, है ना। फिर उसके बाद में तीसरा स्टेज है जीवावस्था में, जहां क्रिया है, विकसित ब्रेन है या समृद्ध मेधस है। यहां पर जीवन है ना। जैसे कि गाय, हाथी, घोड़ा, ये जो जानवर हैं, शेर, है ना। तो इनका एक समृद्ध मेधस है, जीवन उसको चलाने वाला है, और ये इस रूप में हमको दिखाई देता है। तो जब जीव चेतना बोलते हैं तो इस कैटेगरी को एड्रेस करते हैं। हाँ, यहां से शुरुआत है। जीवन की स्थिति को हम बोल रहे हैं अजागृत। ठीक है। चौथा स्टेज क्रिया है। देखिए, प्रकृति है तो क्रिया है। ब्रेन जो है समृद्धिपूर्ण है। जीवन जो है वो है अल्प जागृत, यानी कि इच्छा तंत्रित जीवन है। इसका स्वरूप है भ्रमित मानव। साढ़े चार क्रिया जिसको हम कह रहे हैं। इसमें इच्छा के आधार पर
जीवन काम करता है। यहां पर मन के आधार पर जीवन काम करता है, ठीक है ना। मन जो है वो शरीर के अनुसार चलता है, वंश के अनुसार चलता है। यहां पर सुख चाहता है पर दुखी रहता है है ना। न्याय चाहता है पर अन्याय करता है ना। चाहत की जगह में हम गलत नहीं है, ठीक है ना। फिर अगला स्टेज है क्रिया है, ब्रेन है, जीवन जो है वो अर्ध जागृत है। इसको हम कहेंगे संकल्प पूर्वक जीना। यानी उसको अस्तित्व का स्वरूप स्पष्ट है, उस संकल्प के साथ में काम कर रहे हैं। अभी आत्मबोध नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है ना। तृप्ति अभी शेष है, लेकिन अस्तित्व का व्यवस्था स्वरूप क्लियर हो गया है। फिर इसके आगे स्वरूप बनता है क्रिया है, फुली डेवलप्ड ब्रेन है, जीवन जो है वो जागृत है। ये है अनुभव मूलक जीना। इसको हम बोल रहे हैं मानव पद। है ना। ये इसको बोल रहे हैं, ये मानव पद अनुभव के साथ में ही माना गया है। इससे ये जो है ये इसमें अध्ययन पूर्वक, ये अध्ययन की स्थिति है, साक्षात्कार बोध पूर्वक। फिर एक इसके आगे की एक स्थिति है, क्रिया है, ब्रेन है फुल्ली डेवलप्ड, जीवन जो है वो पूर्ण जागृत है। मतलब ऐसा जो है वो मानव जो है वो स्वयं व्यवस्था के अलावा अब समग्र व्यवस्था के लिए, दूसरों को भी शिक्षा देने के लिए, दूसरों को भी इनेबल करने के लिए वो काम करता है ना। तो इसको हम कहेंगे प्रमाण पूर्वक जीना। तो हमने जहां से बात शुरू की थी कि प्रकृति जो है वो हमको इन स्टेजेस में हमको दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 2 पार्ट कर सकते हैं, प्रादार्थावस्था और प्राणावस्था। इसमें कोई चीज स्वीकृत ना हो तो बताइए। इसके अलावा कोई प्रकृति की क्रिया होती हो तो उसको भी कंसिडरेशन करिए। जागृत में अपने संकल्प पूर्वक जीना लिखा है। हाँ। अब जीवन क्रिया में जब देखते हैं कि बोध पूर्वक संकल्प होता है, तो बोध पूरा हुआ नहीं तो संकल्प पूर्वक कैसे जागृत जिएगा? अवधारणा बोध होता है ना, यानी बोध पूर्ण नहीं भी हुआ। हाँ, वो बुद्धि की स्थिति, अपन जीवन क्रिया पे एक सेशन मेरे को जैसा समझ में आया वो अपन कर लेंगे, कल या परसों कर लेंगे उसको, ठीक है ना। तो उसको अवधारणा बोध जो है वो बुद्धि की गति क्रिया ही है। ऐसा मेरी अभी स्वीकृति है। बुद्धि में जो बोध हो रहा है वो अनुभव मूलक विधि से आत्मबोध हो रहा है। अनुभव के बाद में बोध होता है, उससे पहले अवधारणा बोध है। अवधारणा बोध एक प्रकार, हम उसको एक पेज नंबर 154 को अगर आप देखें,
मानव व्यवहार दर्शन में। एक 141 सॉरी, 141। ज्ञानावस्था में बुद्धि 3 अवस्थाओं में परिलक्षित होती है। पहला अल्प विकसित या अल्प जागृत, जीवन में इच्छा पूर्वक विचार एवं आशावादी प्रवृत्ति हो उसे अल्प जागृत की संज्ञा दी जाती है। इस दिशा में मन वृत्ति चित्त तंत्रित होते हैं। फिर है अर्ध जागृत, इसको कहा आत्मबोध रहित संकल्प या अवधारणा पूर्वक इच्छा विचार व आशा की प्रवृत्ति को अर्ध जागृत संज्ञा है। संकल्प को ही अवधारणा कहा है। तो अनुभवगामी विधि से जो हम अध्ययन पूर्वक जो है स्वयं में अवधारणा को स्थापित कर रहे हैं। इस दशा में मन वृत्ति व चित्त बुद्धि तंत्रित हो रहे हैं। फिर है विकसित जागृत व पूर्ण जागृत, आत्मबोध सहित संकल्प पूर्वक इच्छा विचार आशा प्रवृत्ति को जागृत की संज्ञा दी जाती है। इस दिशा में मन वृत्ति चित्त व बुद्धि आत्मा द्वारा नियंत्रित और अनुशासित रहते हैं। हाँ, जागृत को हम क्रिया पूर्णता कह रहे हैं, पूर्ण जागृत को हम आचरण पूर्णता कह रहे हैं, है ना। उदाहरण में व्यवस्था का बोध हुआ रहता है, अनुभव शेष। हाँ, उतना ही अंतर है। उतना ही अंतर है। आत्मा का भी उसको मध्यस्थ क्रिया का ज्ञान नहीं है, है ना। संपृक्तता में अनुभव नहीं है, तो उसको क्रिया की व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट है और स्वयं को भी व्यवस्था के अर्थ में वो जीता है, लेकिन वो स्वयं व्यापक सत्ता में अनुभूत है, ये चीज उसके अनुभव में अभी नहीं है। तो मेरी तरफ से इतना ही था आज का सेशन में। यहाँ पर जो आपने स्वेद संसार और ये जीव संसार लिखा है, तो दोनों में डिफ्रेंशिएशन इतना है कि एक में जीवन है और एक में नहीं है। लेकिन हम अगर देखें कि स्थूल एक्टिविटी में तो आहार निंद्रा भय मैथुन तो दोनों में भी दिख रहा है। तो मतलब ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इसमें जीवन है? ऐसा मतलब कोई तार्किक मतलब लॉजिकल किस तरह से तर्क बिठ है? इसके लिए बाबा जी ने जो बताया, सप्त धातुओं से रचित शरीर हो, है ना, समृद्ध मेधस हो और मानव के संकेतों को पहचानता हो, ऐसे जीवों में जीवन होता है। तो ये अगर जो एक तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं, इनके सप्त धातुएं नहीं रहते हैं, कुछ धातुएं कम रहते हैं। क्या क्या धातुएं हैं? जैसे रक्त मांस मज्जा, है ना, ये सब चीज़ें हैं, अस्थि स्नायु, इस तरीके से कुछ 7 धातुओं के नाम आयुर्वेद ने गिनाए हैं, बाबा जी ने भी उसी को ही बताया है। तो उनमें कुछ धातुओं की कमी रहती है ना। तो एक तो ये है। दूसरा, उनमें मेधस जो है वो, ब्रेन जो है वो समृद्ध नहीं होता है। तीसरा जो है वो मानव के संकेतों को नहीं पहचानते। दूसरी बात जो आपने बहुत अच्छी बात ध्यान दिलाई कि जो 4 विषय जो हैं वो एक्चुअली ब्रेन के विषय हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुन के क्रियाकलाप को ब्रेन ही करता है ना। जीवन उस जब साथ में आता है तो उसको वो भोगता है। लेकिन ये जैसे कीड़े मकोड़े हैं, वो कुछ आहार करते ही हैं और किसी समय में अंधेरे में मतलब रेस्ट करते ही हैं, या फिर दिन में रेस्ट करने वाले कीड़े दिन में रेस्ट करते हैं। तो उनमें किसी प्रकार से वो भी निद्रा का भी गुण पाया जा रहा है। और अब सेल्फ प्रिजर्वेशन या अपनी जान बचाने का उनमें गुण देखा जा रहा है। जैसे मक्खी को आप
स्वेट करने की कोशिश करो तो वो भाग जाती है ना, ऐसे ही वहीं बैठी नहीं रहती है। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए मूव होना जो है वो स्वेदस संसार में देखा जा रहा है, वो भी भय का एक आरंभिक स्वरूप है। और मेटिंग तो वो कर ही रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम ये सारी क्रियाओं को उनमें देख रहे हैं। ये सब ब्रेन के द्वारा तंत्रित हैं। अभी जो मेटिंग की बात हुई, फिर पहले सप्त धातु की बात हुई, तो सप्त धातु में सप्तम धातु वीर्य माना जाता है, तो मेटिंग के लिए वीर्य तो होना ज़रूरी होता है ना? नहीं, मैं एक बार देख के बताता हूँ आपको। यहाँ पे मेरे ख्याल से कर्म दर्शन में दिए भी हैं वो धातुओं के नाम। मैं आपको कल उनके नाम यहाँ पे देखता हूँ। शायद बाबा जी ने जिस वीर्य धातु का बताया वो यहाँ पे नहीं बताया है ना। वो एक एक्सप्लेनेशन उस तरीके से दिया गया है। मैं आपको कल इसको शेयर करता हूँ। तो भैया एक लॉजिक ये बन रहा है कि सपोज आहार, निंद्रा, भय, मैथुन वो ब्रेन का अगर काम है, तो वही सपोज ब्रेन धीरे धीरे जो डेवलप हो रहा है, तो जीव अवस्था में भी वही है, तो उनमें भी मतलब वो जो क्रियाएं हो रही है पहचानने की, निर्वाह करने की, उनका मतलब लॉजिकल वो सटीक हो रहा है, या मतलब इस तरह का भी एक लॉजिक तो ऐसा ही है। एक्चुअली वही चीज और विकसित हो रही है। और अगर आप देखेंगे जागृत के अंदर क्या है, हम मानव में इन्हीं चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर देखें तो आदमी ने जो शासन व्यवस्थाएं बनाई हैं, ये इन 4 विषयों को नियंत्रित करने के लिए ही सारा कोशिश किया है ना। समाज की व्यवस्थाएं बनाई हैं कि इनके साथ में मीटिंग हो सकता है, सबके साथ नहीं हो सकता है ना। तो उसके लिए एक प्रॉपर विधि को तय किया है ना। उसी तरीके से स्वधन जो है वो आहार को नियंत्रित करने का प्रयास है कि भाई मतलब आप जो है अपना कमाया हुआ खा सकते हो। उसके लिए हर एक ने मतलब शासन व्यवस्थाएं की। अब जागृत के अंदर ज्ञान संपन्नता के आधार पर विषयों को नियंत्रित कर रहे हैं। तो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार एक प्रकार से विषयों का नियंत्रण के लिए ही है। मानवीयतापूर्ण आचरण इसेंशियली विषयों का नियंत्रण का ही कार्यक्रम है। ज्ञान के आधार पर विषयों का नियंत्रण, संवेदनाओं का नियंत्रण ही मानवीयतापूर्ण आचरण है और कुछ भी नहीं है। अगर इस रेंज में आप देखें, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। विषयों का ही एक्चुअली विकास हुआ है और फिर विषयों को नियंत्रित करने के लिए पहले शासन विधि से नियंत्रित किया गया है, दंड विधि से नियंत्रित किया गया है। यहां पर मानव में स्वनियंत्रण को डेवलप करने की बात हो रही है ना। लास्ट में आपने लिखा है मानव हाँ, तो मानव पद में हम मानव और देव मानव इनको रखते हैं। यहां पर हम दिव्य मानव को रखते हैं। तो मानव जो है वो 3 ऐषणाओं के साथ में उपकार करता है। देव मानव जो है वो लोकेशना के साथ उपकार करता है और दिव्य मानव जो है वो ऐषणा मुक्त विधि से उपकार करता है। लास्ट ऐषणा मुक्ति। तो ऐषणा में कुछ कामना रहती है, जैसे जन बल की कामना, धन बल की कामना, यश बल की कामना। अब ये कामनाएं ऐषणा तृप्ति ही ऐषणा मुक्ति है, एक वाक्य मिलता है। तो उस प्रकार से वो ये वाला भाग उनका पूरा हो चुका है, तो अब केवल उपकार के लिए वो काम करते हैं। जैसे बाबा जी। हाँ, इसमें एक और बात है, अनुभव में तीनों चेतनाओं का ज्ञान समाया रहता है
यानी मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, तीनों का ज्ञान समाया रहता है। लेकिन प्रकाशित होना क्योंकि परस्परता में होता है, इसलिए वो क्रम से होता है। तो ऐसे वो बोलते थे कि मैं अभी मानव चेतना को प्रकाशित कर रहा हूं, पर जैसे जैसे संभावना बनती है, परस्पर परंपरा बनती है, तो फिर देव चेतना और दिव्य चेतना को प्रकाशित करने की जगह बनती है। तो अनुभव में एक्चुअली तीनों चेतनाओं का ज्ञान समाया रहता है, मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना। अनुभव अपने आप में अपरिवर्तनीय है, मतलब ऐसा नहीं है दिव्य मानव को दोबारा किसी और चीज का अनुभव हो रहा है। फिर तो शरीर लेने की जरूरत पड़ती है आवश्यकता अनुसार। अच्छा, देव मानव से दिव्य मानव तक जाने के लिए फिर शरीर यात्रा लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ? हाँ, देखिए, जब तक दिव्य मानव पद है तब तक शरीर की आवश्यकता है। फिर उसके बाद में कहीं अपनी आवश्यकता को स्वीकारते हैं तो फिर वो संसार के कल्याण के लिए या कुछ इस प्रकार से कुछ आवश्यकता बनती है तो वो शरीर यात्रा करते हैं। ये भी एक बात को, मतलब एक बार बाबा जी ये बोले कि दिव्य मानव हो, देव मानव हो, वो भी उसके लिए आचरण मानवीयतापूर्ण आचरण ही रहता है ना। तो वो भी किसी परिवार में ही रहेगा, किसी व्यवस्था में ही भागीदारी करेगा, उसके लिए भी नियम वही हैं, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष। वो भी शादी वादी करेगा, बच्चे होंगे, स्कूल में भेजेगा, गैस सिलेंडर का जुगाड़ करेगा, जो भी है ना। तो दिव्य मानव होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है मतलब हाँ कि बस बेसिकली आप पीछे एक वो लगा के घूम रहे हैं, है ना। तो ऐसा मैंने सुना था, बाबा जी से किसी ने पूछा था कि बाबा जी आपकी हमको कभी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ पूछना होगा तो कैसे हम आपसे बात कर पाएंगे। तो शायद बाबा जी ने कुछ ऐसा कहा था कि अब मैं इस पृथ्वी पे नहीं आ सकता। तो मुझे उस समय कुछ वहाँ मैंने तो उनसे पूछा था, हाँ, मैंने कहा आवश्यकता होगी तो जरूर आ जाएंगे, प्रेरणा दे पाऊँ, प्रेरणा दूंगा। प्रेरणा के रूप में तो हाँ, जीवन के रूप में तो बना ही हाँ, हुए हैं, हाँ, है ना। ऐसा और बेसिकली हमको मेरे ख्याल से इस चीज को लेके ना एक पॉजिटिव स्टैंड ले लेना चाहिए। जो मैंने स्टैंड लिया हुआ है वो आपको बताता हूँ, है ना। बाबा जी को समाधि संयम पूर्वक, साधना समाधि संयम पूर्वक अनुभव, सहस्तित्व में अनुभव हुआ, और उन्होंने सर्व मानव में इसकी कामना है, धरती को इसकी आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने अपनी बात को भाषाकरण किया और उसको जीकर प्रमाणित किया। उसको उनके साथ में 4-5 जनरेशन के लोगों ने बेसिकली सुना, है ना, और अपनी पात्रता के अनुसार ग्रहण किया, है ना। मतलब जैसे मान लो एक बड़ा होज पाइप हो, ग्रहण तो उतना ही होगा जितना कटोरा है अपना, है ना। तो उन्होंने अपना पूरा रहते हुए भी हमने उतना ही ग्रहण किया जितना हमारी पात्रता है, और वो पात्रता विकसित ही हो रही है, मतलब श्रम गति परिणाम का साइकिल चल ही रहा है। शरीर की एक सीमा है, एक सीमा के बाद में उनका शरीर शांत हो गया, पर उन्होंने जो प्रोसेस इनिशिएट किया वो तो चल ही रहा है। तो ये पॉसिबल है कि मेरे सुनने के अंदर कुछ चीजें मेरी पात्रता की कमी की वजह से मेरी अनदेखी रह गई हो, अनसुनी रह गई हो, ना समझी रह गई, पर वही चीज हो सकता है सोम भैया की या साधन भैया के उसमें समझ में आ गई हो। तो ये मेरे लिए उनके साथ में एक सम्मान और पूरकता का एक कारण बन जाता है, और मुझको उस एक्चुअली उससे फ़ायदा भी होता है। तो मुझको अपने से आगे बहुत सारे लोग दिखते हैं, है ना। और ये जो है परस्पर पूरकता से जो है गाड़ी आगे बढ़ भी रही है, ऐसा भी मुझको लगता है। तो अब एक इसका हैप्पी एंडिंग या क्या हम इसका सोच सकते हैं कि ये जो है प्रोसेस सही दिशा में है, और
इसमें हम अध्ययन में हम उसमें उसी गति में चल रहे हैं। आगे चल के ये जो है, जितना मेरे को ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चंस हम 10-12 साल के अंदर बना रहे थे, वो वाले क्वेश्चंस जो हैं लोग 3-4 महीने के अंदर बना रहे हैं। तो ये दिखता है, ये हमारी आंखों में है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है मच फास्टर है और उनमें सच्चाई को लेकर तीव्रता और बात को लेकर सम्मान कहीं ज़्यादा है। आगे पीढ़ी आगे, ऐसा आगे बोलते हैं। पीढ़ी आगे, तो इसको एक पॉजिटिव अपने मन में बैठा देते हैं कि अध्ययन की विधि जो है बाबा जी के जाने के बाद भी यथावत बनी हुई है ना। तो अभी उस रूप में किस रूप में उनकी प्रेरणा बनी है, अभी जैसे मैं आपको बारंबार बता ही रहा हूँ कि इस मामले में उन्होंने ऐसा बताया था, तो एक प्रकार से क्या है, तो उनके किसी आचरण को देखा या उनके किसी वक्तव्य को सुना, तो वो उसकी स्मृति आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो वो एक प्रकार से जीवंत जैसा ही हो जाता है। मुझको ऐसा भी नहीं लगता है कि हम जो लोग बाबा जी के संपर्क में आए वो कोई बहुत बड़े महान लोग थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग नहीं बाद में आए वो किसी तरीके से कम है, ऐसा भी नहीं लगता है मुझको। हमारी स्थिति भी उस तरह की नहीं थी कि हम कुछ और ऊंचे प्रश्न पूछ सके बाबा जी से। हाँ, बाबा जी के अनुसार ऊंचा प्रश्न नीचा प्रश्न कुछ होता ही नहीं है हमारी तरह से हमारी है ना। तरह तो से। उनके अनुसार सारे प्रश्न जीव चेतना से होते हैं है ना। मानव चेतना में केवल उत्तर होता है ना, प्रश्न मुक्त होता है। तो अभी के इंटेलेक्चुअल वाले लोग सोचते हैं कि प्रश्न बनाना, ये सब करना एक बड़ा तीर मारने का काम है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी इस बारे में बताते थे कि ये अपने आप में जो दर्शन है ये एक्चुअली बहुत सिंपल चीज है। इसको सरल बुद्धि से अपनाना आसान है, इसको कॉम्प्लिकेट करने से ये समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसको मेरे ख्याल से तो इसको हम लोगों को इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अप्रोच करना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स को एक के ऊपर एक, जैसे ईंट के ऊपर ईंट लगाते हैं वैसे बैठाते जाना चाहिए, है ना। जैसे अपन आज सुबह बात किए कि सिंथेसिस या कोई चीज हमको समझ आ रही है तो हमको अपने अंदर एक हल्कापन होना चाहिए, भारीपन नहीं होना चाहिए। हम यहाँ से 7 दिन गुजार के जाएं और हम कंफ्यूज होकर जाएं, क्या मतलब है फिर उस ऐसे अध्ययन का, है ना। तो इसेंशियली हमको ये अध्ययन से एक सेल्फ रिफ्लेक्शन और कुछ रिजॉल्व होने की जगह अपने अंदर बनना चाहिए, है ना। क्लैरिटी बनना चाहिए, एटलीस्ट मेरी तो ऐसी स्वीकृति है। समय की क्या स्थिति है? अभी क्या टाइम हो रहा है? मेरे ख्याल से थोड़ा रेस्ट करना चाहिए लोगों को, थोड़ा घूमने। देखिए ये 6-7 दिन एक होलसम होना चाहिए, केवल वन डायमेंशनल नहीं हो, है ना। तो थोड़ा घूम कर भी आए। हम बहुत सुंदर जगह पर हैं, थोड़ा नदी के पास घूम के आए। नदी के पास तो नहीं, बट थोड़ा ऐसे वातावरण में थोड़ा घूमना भी चाहिए, आपस में बातचीत का भी समय होना चाहिए। सुबह एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं? सबको करना चाहिए मुझको भी
तो ये एक अपन कर सकते हैं कि थोड़ा समय निकालें एक्सरसाइज का भी, है ना। तो ये सब भी एक आचरण के भाग हैं, तो उसको भी अपन को यहाँ पर आए हैं तो एक कुछ अच्छी चीज को लेकर जाएं, अच्छी हैबिट का शुरुआत करें, तो वो भी एक अच्छा रहेगा, है ना। तो बढ़िया, तो यहाँ रुकते हैं, कल सुबह मिलेंगे।